फेयरवेल वाले दिन चौथे नंबर की रूममेट कहती है, अरे तुम सब जल्दी करो, लेट हो जाएंगी वरना। तीसरी वाली कहती है, इसको इतनी जल्दी हो गई है, अभी तो 9 ही बजे हैं, अभी तो टाइम है, लेकिन क्या एग्जाम की तैयारी है तुमको? चौथी वाली कहती है, अरे प्लीज आज तो ऐसी बोरिंग बातें मत करो। फिर सब पार्टी में पहुँचते हैं। पार्टी के बाद विनय और आशा पार्क में बैठे हुए होते हैं। विनय कहता है, अच्छा तो अब हम एग्ज़ाम के बाद मिलेंगे। आशा, हाँ एग्ज़ाम के बाद ही मिलना होगा। विनय, तो एग्ज़ाम के बाद चली जाओगी? आशा, नहीं रिजल्ट तक तो रहूँगी। विनय, तब तो अच्छा है, कुछ समय ऐसे ही बैठे रहते हैं दोनों। विनय कहता है, आइसक्रीम खाओगी तुम? आशा नहीं कहती है। विनय, हे प्लीज़ बैठो, मैं लेके आता हूँ। आशा, ठीक है। विनय पास के शॉप से आइसक्रीम लेके आता है। कुछ समय बीतने के बाद रिमी, आशा तुम विनय से जाकर क्यों नहीं मिलती? उसे अच्छा लगेगा। आशा, क्या हुआ? रिमी बताती है कि उसका जो फ्रेंड है वो शायद नहीं है, वो उसका खास था। आशा, ठीक है मैं जाऊंगी। अगले दिन आशा विनय के घर जाती है। विनय कहता है, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, तुम्हें पता कैसे चला मैं यहाँ रहता हूँ? आशा, रिमी ने बताया, रिमी को अंकित ने बताया था, मुझे पता चला कि तुम्हारी फ्रेंड के बारे में। विनय कहता है, हाँ हम दोस्त से भी ज़्यादा भाई जैसे थे। विनय आशा के गले लगकर रोने लगता है। कुछ देर बाद आशा कहती है, सब कुछ ठीक है, अब वैसे भी जिसे जाना था वो जा चुका, रोने से वो वापस नहीं आएगा। हाँ पर रोने से तुम्हारा दर्द तो कम हो जाएगा। सबको मरना पड़ता है एक दिन, हमें भी मरना होगा, क्या ही फ़र्क पड़ता है। विनय कहता है, ये क्या कह रही हो तुम तो मुझे और भी दुखी कर रही हो। तुमको फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम जैसा नहीं हूँ, मुझे फ़ील होता है अपनों को खोने का फ़ील। प्लीज़ जाओ यहाँ से तुम। आशा, सॉरी तुम्हें बुरा लगा हो तो, कहकर वहाँ से चली जाती है और मन में सोचती है शायद तुम्हें अभी अकेले ही रहना चाहिए। विनय सोचता है कि इस समय भी ऐसा कैसे कह सकती है। कुछ दिनों बाद विनय सोचता है, मैंने उसे कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। मैं फ़ोन करता हूँ उसे। अरे उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा है। विनय अंकित को कॉल करता है और उससे पूछता है हॉस्टल जाने के लिए। अंकित भी कहता है, ठीक है वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं, मुझे भी रिम्मी से मिले, ठीक है तो कल मिलते हैं। अगले दिन दोनों हॉस्टल जाते हैं। अंकित, हॉस्टल तो खाली खाली लग रहा है, लगता है सब अपने घर चले गए हैं। दोनों रिम्मी के पास जाते हैं। अंकित कहता है, हे रिम्मी, सब अपने घर चले गए हैं क्या? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। रिम्मी कहती है, तुमको तो मुझसे मतलब रखना चाहिए ना, और उससे तुम्हें क्या मतलब? अंकित कहता है, अरे मैं तो तुमको छेड़ रहा था, तुम भी ना परेशान हो रही हो। विनय, रिम्मी आशा दिखाई नहीं दे रही हैं, बाहर गई हैं क्या? रिम्मी, वो तो चली गई। विनय, पर कहाँ? उसने तो कहा था कि उसे काम है तो वो अभी रहेगी। रिम्मी, वैसे तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? विनय, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं उसे उस दिन के लिए सॉरी बोलने आया था, शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैंने उसे। रिम्मी, अच्छा उस दिन के बारे में शायद उसने तुमको, ये तो होता रहता है लाइफ में, कुछ ऐसा तो नहीं कहा? विनय, हाँ। रिम्मी विनय को अंकित से दूर ले जाकर कहती है, तो फिर इस पर अंकित कहता है, पता नहीं इनको जो कुछ कहना होता है मुझसे दूर ले जाकर ही कहना होता है। रिम्मी कहती है, उसने तो तुम्हें अपने बारे में पहले ही बता दिया था ना कि वो इमोशन फील नहीं कर पाती। विनय उस दिन को याद करता है जब आशा उसे बताती है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ फील नहीं करती, और वो किसी के बारे में कुछ महसूस नहीं करती। रिम्मी विनय को आवाज़ देती है, कहती है, कहाँ खो गए तुम विनय? हाँ मैं उस दिन के बारे में सोच ही रहा था। रिम्मी कहती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं कि तुम उसे समझ नहीं पाए। वैसे आशा ने मुझे कहा था कि शायद वो मेरी बातों को समझ नहीं पाया कि मैं उसे क्या बताना चाहती हूँ। वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, जब आशा स्कूल में थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, तभी से वो ऐसी हो गई है। स्कूल से पहले से हम काफ़ी अच्छे दोस्त थे, वो बहुत ही हैप्पी पर्सन थी, लेकिन जब से ये सब हुआ है वो बिल्कुल ही बदल गई हैं। मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, पर मैं भी उसे अच्छे से समझ नहीं पाती। तो फिर तुम तो अभी आए हो, तुम कैसे समझोगे? ये लो, ये चिट्ठी तुम्हारे लिए है, आशा ने बोला था कि तुम्हें देने के लिए। विनय चिट्ठी पढ़ता है। आशा, हाय विनय, कैसे हो? उम्मीद है पहले से तुम ठीक होगे। सॉरी उस दिन के लिए, उस समय जो मैंने कहा था वो कहने के लिए ठीक नहीं था। वैसे भी ज़रूरी नहीं है जैसा हम सोचते हैं या महसूस करते हैं, सामने वाला भी वैसा ही सोचेगा या महसूस करेगा। अच्छा तो अपना ख्याल रखना। विनय कुछ नहीं बोलता और वहाँ से बाहर चला जाता है और चलता रहता है और सोचता है कि ये सब कुछ, क्या किसी के साथ ऐसा भी होता है? तो क्या उस दिन आशा ने जो बोल रही थी कि मैं कुछ फील नहीं करती, मैं तो उसे सीरियस ही नहीं ले रहा था, क्या वो मेरे बारे में भी कुछ फील नहीं करती? पीछे से अंकित आता है, अरे विनय क्या हुआ, तुम ठीक हो? विनय रोता हुआ कहता है, मैं ठीक हूँ और मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने। अगले दिन विनय
रिमी के पास जाकर एड्रेस लेता है। विनय रिमी से पता लेता है। रिमी कहती है क्या मैं भी उसके साथ चलूँ? विनय नहीं, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। विनय ट्रेन में बैठा हुआ बाहर दिखता है और कहता है कि ये पंछी कितनी आज़ाद है, बिना किसी की परवाह किए उड़ रही है। फिर वो गाँव में पहुँचता है। आसपास काफ़ी सुंदर नज़ारा था, पेड़ पौधे लगे हुए थे, लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। विनय आशा के घर पहुंचता है तो एक लेडी दरवाज़ा खोलती है। लेडी तुम कौन हो और क्या काम है? विनय मैं विनय हूँ, मैं आशा का दोस्त हूँ, उससे मिलने आया हूँ। लेडी मैं आशा की माँ हूँ, अंदर आओ बैठो। मदर विनय के लिए कुछ पीने के लिए लाती है। मदर पूछती है तो क्या तुम आशा के फ्रेंड हो? विनय कहता है हाँ, मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। क्या आप बता सकती हो वो अभी कहाँ है? अभी तो वो एक रिसेप्शन का काम कर रही है। विनय कहता है आप मुझे बता दीजिए, मैं वहीं मिल लूँगा। मदर कहती है वो जल्दी ही आ जाएगी, तब तक तुम यहीं रुक जाओ। विनय नहीं, मैं अभी ही जाऊँगा। मदर विनय के लिए कुछ खाने के लिए लाती है। विनय कहता है अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। खाने के बाद विनय उस जगह पहुँचता है जहाँ आशा थी। विनय आशा को हाथ दिखाता है और हेलो बोलता है, पर आशा इसे इग्नोर करती है। विनय सोचता है क्या वो मुझे भूल गई? नहीं, काफ़ी दिन हो गए हैं तो शायद वो मुझे पहचान नहीं पा रही होगी। उसके बाहर निकलने का वेट करता हूँ। शाम होने के बाद आशा बाहर निकलती है। विनय एक कॉफ़ी शॉप में बैठा था और उसे देखता है। बाहर आकर आशा को बुलाता है, हाय कैसी हो तुम? कुछ देर एक दूसरे को देखने के बाद आशा कहती है तुम क्या विनय हो? यहाँ क्या कर रहे हो? विनय कहता है मैं तुमसे मिलने आया हूँ। आशा इतनी दूर भला कौन आता है विनय? विनय मैंने तुम्हें जब देखा तो क्या तुमने मुझे इग्नोर किया था? आशा कहती है ओह काफ़ी दिन हो गए हैं ना मुझे, शायद इसलिए पहचान नहीं सकी मैं तुम्हें, इसलिए वैसे भी लोगों के चेहरे मुझे ज़्यादा याद नहीं रहते। विनय हंसकर कहता है हाँ, मुझे भी यही लगा था कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रही होगी। आशा कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें इग्नोर कर रही थी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ आओ। विनय कहता है पर क्यों? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम अपना रिलेशन जारी रखें और मैं तुमसे शादी भी करूँगा। आशा कहती है तुम मुझ पर सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं, तुम वापस चले जाओ। विनय कहता है नहीं, मैं टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पूरी तरह नहीं जानता था पहले, पर अब जान चुका हूँ। यकीन मानो मैं तुम्हें कभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं दिलाऊँगा। आशा कहती है सच कहूँ तो मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ, एक सोलो लाइफ, और मैंने तुम्हारे लिए कुछ फील ही नहीं किया। शायद मैंने उस दिन तुम्हें हाँ इसलिए कहा था क्योंकि मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ महसूस कर सकूं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें हाँ कहकर तुम्हें अंधेरे में रखा, इसके लिए कभी कभी तो इस पर मुझे रोना भी आता है, पर अब आदत हो गई है मुझे इसका। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। सॉरी विनय, पर मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ। विनय कहता है तो फ्यूचर में तुम क्या करोगी? आशा फ्यूचर का तो पता नहीं, पर अभी ऐसे ही ठीक हूँ। अपने घर से भी दूर, अकेले, ये काफ़ी अजीब है। सब लोग अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं और मैं हूँ कि अकेली। विनय कहता है क्योंकि तुम काफ़ी अजीब हो। ये कहकर दोनों हंसने लग जाते हैं। लेकिन हम मिलते रहेंगे आशा, हाँ ज़रूर, हो सके तो। एक आखिरी बार गले लग कर दोनों अपनी अपनी जगह वापस चले जाते हैं। विनय मन में कहता है जिस पर तुम खुश रहो आशा, मैं तुम्हारी आज़ादी छीनना नहीं चाहता, पर काश हम साथ होते। आशा कहती है विनय जैसा लड़का मिलना आजकल बहुत मुश्किल है, जो मेरे लिए यहाँ तक आ गया। मैं तुम्हारे साथ होती तो शायद होकर भी नहीं होती, हमारा अलग रहना ही ठीक है। उम्मीद करती हूँ फ्यूचर में तुम्हें कोई अच्छा मिले। गुड बाय।